हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 यानी कि नेशनल इनकम, जिसके अंदर में 4 चैप्टर था। आज उसका हम लोगों का वीडियो नंबर 4 है। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा नेशनल इनकम टॉपिक को पूरा खत्म करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के सिलेबस में बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका 5 यूनिट है। उन 5 यूनिट के अंदर टोटल आपका 15 चैप्टर दिया गया है। किसी यूनिट में 3 चैप्टर है, किसी यूनिट में 2 चैप्टर है, किसी यूनिट में 4 चैप्टर है। तो ये जो हम लोगों का सबसे पहला यूनिट नेशनल इनकम था, जिसके अंदर हम लोगों का 4 चैप्टर था, और आज वीडियो नंबर 4 है। यानी कि आप बोल सकते हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर आपका 4 है, जिसमें हम लोग आज नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन यानी नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो 3 मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उन तीनों मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन सा प्रिकॉशंस होता है, डबल काउंटिंग क्या होता है, डबल काउंटिंग को दूर किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस वीडियो के बाद हम लोगों का ये पूरा नेशनल इनकम, ये जो पूरा यूनिट है, वो यूनिट हम लोगों का पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा एक यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स का खत्म। इसके तुरंत बाद हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है आपका अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग, यानी जो सेकंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग को कवर करेंगे। मनी एंड बैंकिंग के ऊपर 4-5 चैप्टर है। तो जितने चैप्टर्स होंगे उतने वन शॉट वीडियो आएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को डिटेल्ड में हर चीज पढ़ाना चाहते हैं। जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स को 100% खत्म कर दिए हैं, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हर एक चैप्टर का आपका वन शॉट वीडियो आएगा। जो यूनिट जितना बड़ा होगा उस यूनिट का उतना ज्यादा वीडियो आएगा। किसी यूनिट में 4 चैप्टर है तो 4 वीडियो, किसी यूनिट में 5 चैप्टर है तो 5 वीडियो आएगा। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को यानी नेशनल इनकम को अगर आपको और ज्यादा अच्छे से डिटेल्ड में करना है, तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं, जिनको नेशनल इनकम निकालने से पहले उन चीजों को निकाला जाता है। जैसे जीडीपी एट एमपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारा चीज टोटल नेशनल इनकम का जो आपका 12 एग्रीगेट्स होता है, इसके ठीक वीडियो नंबर 3 में हम एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में आप लोगों को हर चीज डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहे हैं, देखो यहाँ आया, यहाँ से जाकर के वीडियो देखने के बाद आप उन सबको जरूर देख लेना, ताकि आपको ये चीज और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। जैसे कि हम आप लोगों को पहले भी पढ़ाए थे नेशनल इनकम, इससे पहले की वीडियो में, और अभी फिर बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेशनल इनकम मतलब क्या? तो सिंपल बात है सर जी, कि किसी भी कंट्री के अंदर में एक साल में, किसी भी कंट्री में एक साल के अंदर जो उसका टोटल इनकम बनता है, उसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। या ऐसे समझ लो कि एक कंट्री में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट प्राइस है वो, प्लस विदेशों से प्राप्त कुछ साधन आए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो पैसा मिला वो हमारे देश का पैसा, और अगर विदेशों से पैसा मिला है तो उसको जब जोड़ देंगे तो हम लोगों का नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। वही है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन इन ए गिवन ईयर। नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय ए कंट्री इन ए ईयर। एक साल में कोई भी कंट्री जो इनकम करता है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। अब अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, उस भारत का, हमारे भारत का एक साल का नेशनल इनकम क्या है, तो ये पता लगाने का 3 तरीका है। जैसे हम लोगों का इकोनॉमिक फ्लो में हम लोगों को पता है ना कि जो एक्टिविटी है उसको 3 में बाँटा। सबसे पहला गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। फिर प्रोडक्शन करने से किसी पर्सन को इनकम मिलता है, और उसी इनकम को इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में एक्सपेंडिचर किया जाता है। इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज में इसको खर्चा किया जाता है। फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर इनकम होगा, फिर खर्चा करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर इनकम होगा, फिर खर्चा करेंगे। यानी ये जो हम लोगों का सर्कुलर फ्लो है, ये ऐसे ही तो चलते जाता है ना। पहले नंबर पे प्रोडक्शन करो, फिर उसके बाद इनकम करना है, और इनकम करने के बाद फिर उसको एक्सपेंडिचर कर देना है। ठीक है? तो ये जो हम लोगों का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है। पहला प्रोडक्शन से निकला प्रोडक्ट मेथड, या जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। याद रखना,
नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड या जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो हम लोगों का फ्लो है, उसी फ्लो में ये फॉर्मूला हम लोगों का सेट हुआ है या इस कॉन्सेप्ट को सेट किया गया है। अब देखो यही चीज लिखे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो वहां पे लिख रहे हैं द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय 3 मेन मेथड्स। सबसे पहला प्रोडक्ट्स मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोले, इसके बाद इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। हमको क्या करना है इस चैप्टर में, हमको एक एक करके तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड क्या होता है या वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या है इसका। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है, मतलब नेशनल इनकम को इस मेथड से कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने का क्या स्टेप्स होता है, किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखा जाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रिकॉशंस। कई बार एग्जाम में पूछा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का क्या प्रिकॉशंस होता है। प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां, किन किन चीजों से हमको परहेज करना है, किन किन चीजों को जोड़ना है और किन किन चीजों को जोड़ना नहीं है। नेशनल इनकम में क्या चीज को ऐड करेंगे और किस चीज को ऐड नहीं करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद डबल काउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। डबल काउंटिंग का मतलब होता क्या है, डबल काउंटिंग कैसे हो जाता है और किस तरीके से डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाता है, वो पढ़ेंगे। इतना सब चीज हम लोग प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिमिलर इनकम मेथड में आएंगे वैसे ही, और ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको नॉलेज के लिए, आपको सीखने के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पता है ना, आजकल सिलेबस का कुछ पता नहीं चल पाता है क्या है क्या नहीं है। प्लस ये भी नहीं पता चल पाता है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से पूछेगा। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट बस बोलता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दो, रट्टा मारेंगे रट्टा मारेंगे। अरे भाई कॉन्सेप्ट में काम करो ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी दे, आप उसको अपने ओन वर्ड पे लिख के समझा दोगे। रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मान लो 10 क्वेश्चन रट्टा मारे, एग्जाम में गए और पता चल रहा है 10 में से 10 क्वेश्चन आया ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तब क्या करोगे? तब आपको कॉन्सेप्ट, आपका नॉलेज काम देगा ना। इसलिए जो वन शॉट वीडियो डाल रहे हैं उसको डिटेल्ड में अच्छा से पढ़ो। इससे आपका पूरा चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, या इसको ऐसे भी पूछ देगा क्वेश्चन डायरेक्ट, कैलकुलेट नेशनल प्रोडक्ट बाय जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक, देखो अब ध्यान से समझना प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। Product method are the first method of calculating national income. It is also called value added method. This method refer to the contribution of a producer to the production of goods and services within the domestic boundary of a country at a given time. The method covers the market value of all final goods and services produced within the domestic area with of the country in a year. यानी सिंपल है, प्रोडक्ट मेथड ये बोलता है कि एक साल में हमारे देश में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यू होगा उसे ही हम लोग नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। यानी एक साल के अंदर हमारे देश में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से पैसा मिला वो, उसको जोड़ देंगे तो मेरा नेशनल इनकम निकल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी जीडीपी एमपी क्या है? सर आप जो बोले अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एफआईए क्या है? अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो आप लोग पहले वीडियो नंबर 3 देख लो। उसको देखने के बाद इसको देखना, क्योंकि वहां हर एक चीज के बारे में पहले ही बता दिए, तो दोबारा वो सब नहीं बताएंगे क्योंकि उसे टाइम बहुत लॉस होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हमारे देश में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ वो प्लस जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम आया है वो जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा, मेरा प्रोडक्ट मेथड से आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। अब देखो वहां पे क्या लिखे हैं, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इससे वैल्यू एडेड मेथड, इससे जब हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है?
सबसे पहला स्टेप हम लोगों का है निकालना, या सबसे पहला स्टेप हम लोगों का है टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन था। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कहाँ हुआ का मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर में हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में हुआ है जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, या थर्ड सेक्टर में हुआ है जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। पता है ना, इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और दूसरा होता है टेरिटरी सेक्टर जिसको थर्ड सेक्टर बोलते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टेरिटरी सेक्टर क्या होता है, हम इसको आगे इसी वीडियो में हम आपको बताएँगे। बस इतना याद रखो, सबसे पहला काम ये जानना होता है कि प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में हुआ या टेरिटरी। जब पता चल गया कि प्रोडक्शन कहाँ हुआ, उसके बाद सेकंड स्टेप हम लोगों का होता है, सेकंड स्टेप में कैलकुलेटिंग द नेट प्रोडक्ट वैल्यू। प्रोडक्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि जीडीपी एट एमपी निकाल देंगे और ये इन सबको जोड़ के निकलता है। इसके बाद कैलकुलेटिंग द नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि एनएफआईए, ये कैलकुलेट करेंगे कि विदेशों से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोग को कितना मिला। बस इसके बाद इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ करके नेशनल इनकम मेरा आ जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका फॉर्मूला, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला एकदम इसको अच्छा से करना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है फॉर्मूला, देखो अच्छा से। सबसे पहला जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ साइड हट जा रहे हैं, ले लो पहले इसका, ले लिए। देखो सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड से जब हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको जीडीपी एट एमपी निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आप बोलोगे सर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, तो सिंपल बात है, हमारे देश के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो मार्केट प्राइस होगा, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में हमारे देश में बना, उसका जो मार्केट प्राइस होगा, फाइनल गुड्स होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, जो फाइनल गुड्स बना उसका जो मार्केट में प्राइस होगा उन सबको जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो मेरा जीडीपी एमपी निकल जाएगा, वही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल का टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस। ठीक, देखो सबसे पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी एमपी निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सेक्टर या टेरिटरी यानी कि थर्ड सेक्टर, जोड़ देंगे। और अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन था यानी इंटरमीडिएट गुड्स था, तो उसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। इस इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है पहले के वीडियो में बताए हैं, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी एनडीपी एमपी। कैसे निकलेगा, ये जो मेरा जीडीपी एमपी ऊपर निकालेंगे हम लोग, इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन कर देंगे माइनस, तो क्या निकल करके आ जाएगा, एनडीपी एमपी आ गया। अब जब ये एनडीपी एमपी मेरा आ गया है तो हम लोग निकाल देंगे, आपका एनडीपी एमपी आ गया। तो अब एनडीपी एमपी जो आया कहाँ गया, हाँ ये देखो एनडीपी एमपी जो आया, एनडीपी एमपी जो आया, इससे हम लोग घटा देंगे आपका, अगर किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट टैक्स या गवर्नमेंट टैक्स है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और फिर प्लस कर देंगे कोई सब्सिडी मिला तो ये मेरा निकल करके आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नॉट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आया। अब इसमें जोड़ देंगे हम लोग विदेशों से जो पैसा मिला है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, नेशनल इनकम निकल जाएगा। देखो हाँ, हम आपको ये चीज पहले फॉर्मूला हम आपको समझा रहे हैं कैसे निकला ये, देखो अच्छा से देखना। सबसे पहला काम प्रोडक्ट मेथड से निकालना है तो पहले जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे निकलेगा, हमारे देश में एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उन सबको जोड़ देंगे, फाइनल गुड्स होना चाहिए एंड सर्विसेज, और चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर से हुआ या टेरिटरी सेक्टर, किसी भी सेक्टर का प्रोडक्शन है, फाइनल गुड्स है तो उसका मार्केट प्राइस को जोड़ देंगे। फाइनल गुड्स का मार्केट प्राइस होना चाहिए किसी भी सेक्टर का, और अगर फाइनल गुड्स एट मार्केट प्राइस, ठीक, और अगर मान लो अगर इसमें कोई इंटरमीडिएट गुड्स था तो उसको घटा देंगे, अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स था तो उसको हम लोग घटा देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा जीडीपी एमपी। अब इस जीडीपी एमपी में चूंकि इस जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है
इसको हम लोग बदलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में बदलने के लिए हम कल भी सिखाए थे, ये जो हम लोगों का जीडीपी होता है, जीडीपी एमपी, इससे माइनस कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन को, घटा देंगे, एनडीपी एमपी आ गया। अब ये जो एनडीपी एमपी आया है, यहां से अब निकालेंगे एनडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो एनडीपी एमपी आया है, एनडीपी एमपी आया है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स पेड हुआ था तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, और अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दिया तो उसको जोड़ देंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी को यहाँ पे जोड़ देंगे। हो गया। अब एनडीपीएफ से आ गया तो बस फोर्थ नंबर पे हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम निकाल देंगे। नेशनल इनकम कैसे, हमारे देश का जो नेट पैसा है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमारे देश के अंदर का पैसा प्लस जो विदेशों से पैसा मिला है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जोड़ देंगे तो मेरा नेशनल इनकम निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट मेथड से निकाला जाता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छा से लिख लो कॉपी में, और इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, अच्छा से लिख लेना और याद कर लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला, तो ऊपर उसका जो थ्योरी लिखना है लिख देना, ऐसे लिख देना। पूरा नाम लिख पाए तो ओके, तो भी सही है, पूरा नहीं लिख पाए शॉर्ट में भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन ट्राई करना कि पूरा ही नाम लिखे। ठीक है, बस हो गया। बोलो कोई दिक्कत, हटा रहे इसको। ठीक है, चलो हो गया, फॉर्मूला खत्म। अब यहां पे एक चीज को आपको और याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सा प्रिकॉशंस ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस मतलब होता है परहेज, सावधानियां। प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां। किन किन चीजों को नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालते समय किन किन चीजों को जोड़ेंगे और किन किन चीजों को नहीं जोड़ेंगे, मतलब नेशनल इनकम में कौन सा चीज ऐड होगा और कौन सा चीज ऐड नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो, आइटम दैट आर इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब होता है कौन सा ऐसा चीज है जिसको प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालते समय जोड़ेंगे। तो देखो कौन कौन सा प्राइस को जोड़ेंगे, कौन कौन सा पैसे को जोड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है तो उसको नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। लेकिन अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज हुआ है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए याद रखना, सेल्फ कंजम्पशन अगर गुड्स का हो रहा है तो नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। लेकिन अगर सेल्फ कंजम्पशन अगर सर्विस का हो रहा है, सेल्फ कंजम्पशन अगर सर्विस का हो रहा है तो इसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। याद रखना है इसको। इसके बाद द एक्यूज्ड आल्सो चार्ज्ड रेंट फॉर द हाउस इन विच द ओनर हिमसेल्फ लिव्स, जहां वो खुद रहता है। द वैल्यू ऑफ कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, याद रखना सेकेंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के किसी भी तरीके का कोई कमीशन मिला है, सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के किसी तरीके का कोई कमीशन मिला या किसी तरीके का कोई ब्रोकरेज मिला, किसी तरीके का कोई दलाली मिला है, ब्रोकरेज मिला है, तब उसको जोड़ेंगे। ठीक है, याद रखना सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के कमीशन या ब्रोकरेज मिला तो उसको जोड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ सेल्फ रिकॉर्डेड प्रोडक्शन मेड बाय एनी प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री, इसको जोड़ेंगे। इसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू को जोड़ेंगे। याद रखना इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं जोड़ेंगे। तो ये सब वो चीज है जिसको नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। अब किसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे, अभी जैसे बताएं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं जोड़ेंगे। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, परचेज ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये जो सेकेंड हैंड गुड्स होगा उसको नहीं जोड़ेंगे। मनी रिसीट फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, सेम यही चीज है, नहीं जोड़ेंगे। सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज, खुद के कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज होगा नहीं जोड़ेंगे। खुद के कंजम्पशन के लिए अगर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसको जोड़ देना, लेकिन सर्विसेज को नहीं जोड़ेंगे। याद रखना इसको। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ऊपर जो हम आप लोगों को बताए थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में डिफरेंस, तो चलो ये देखो डिफरेंस होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। हम आपको पहले बता दे रहे हैं
प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक को 3 सेक्टर में बाँटा जाता है। पहले बाँटा जाता था, पुराना तरीका है। अभी तो मॉडर्न इकोनॉमी में ये 3 तरीका थोड़ी है। अभी तो है आपका आपका ये जेनेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री 4 कैटेगरी में बाँट दिया गया है। 4 5 होगा सॉरी। जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 5 गो है और एक आप सर्विस इंडस्ट्री को डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक? लेकिन इकोनॉमिक का ये 3 सेक्टर है। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। इसको फर्स्ट सेक्टर बोल सकते हैं, सेकंड और थर्ड। अब ध्यान से समझना, इन तीनों सेक्टर का मतलब समझना। इन तीनों ही जगह प्रोडक्शन होगा, इन तीनों ही जगह सर्विसेज होगा, इन तीनों ही जगह प्रोडक्शन होगा, इन तीनों ही जगह सर्विसेज होगा। देखो, प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली आता है कृषि और कृषि से संबंधित कोई भी कार्य, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम प्राइमरी सेक्टर में आएगा। जैसे खेती-बाड़ी करना है, धान उगाना है, गेहूँ उगाना है, ज्वार, बाजरा, खेती-बाड़ी करना है, पौधारोपण करना है, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली, मछली पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, मत्स्य पालन, बकरी पालन, पशुपालन, गाय पालन, खेती-बाड़ी करना है, गन्ने का खेती करना है, ज्वार बाजरा उगाना है, कपास का खेती करना है, पेड़-पौधा उगाना है, खेती-बाड़ी करना है, गाय पालना है, ये सारा चीज़ मेरा प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली नेचर और कृषि से रिलेटेड होता है। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है मेरा, इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर। इसमें कौन आता है? मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर मेरा इसमें आता है। जैसे मान लो कि जो भी कारखाना है, जो भी फैक्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, ये सब मेरा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ठीक? और ये जो टेरिटरी सेक्टर है, इसको बोला जाता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब जैसे वही बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? ये सारा चीज़ आता है इसमें। अब देखो इन तीनों का क्या यूज़ होता है हम समझा रहे हैं। सपोज़ कर लो कि एक खेत में गन्ना का खेती हुआ। किसका खेती? गन्ना का। तो गन्ना का खेती आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। गन्ने का खेती क्योंकि गन्ना तो नेचुरल चीज़ है, तो गन्ने का और गन्ना तो एग्रीकल्चर हो गया, तो गन्ना हो गया प्राइमरी सेक्टर में, ठीक? अब मान लो प्राइमरी सेक्टर में सामान प्रोडक्शन हुआ, अब उसको फाइनल गुड्स में बदलना है, यानी कि उस गन्ने से अब चीनी का उत्पादन करना है। तो भाई खेत में गन्ना से तो चीनी नहीं उगेगा, अब क्या करें गन्ना को गाड़ी से लेकर के आ गए सॉरी गन्ना को गाड़ी से लेके आ गए फैक्ट्री में और फैक्ट्री में अब उसका चीनी बनेगा। तो जो फैक्ट्री में चीनी बन रहा है वो फैक्ट्री है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक? और जो ये टेरिटरी सेक्टर है यानी सर्विस सेक्टर है, ये इन दोनों को मदद करता है। जैसे गन्ने का खेती हो गया प्राइमरी सेक्टर में, अब उसको सेकेंडरी सेक्टर तक गाड़ी में लेके जाएँगे, तो गाड़ी देने का काम किसका है? गाड़ी देने का काम आपका टेरिटरी सेक्टर है। इन दोनों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, तो बैंकिंग सपोर्ट पैसा कौन देगा? टेरिटरी सेक्टर देगा। इन लोगों को इंश्योरेंस करवाना है, इंश्योरेंस करवा के कौन देगा? टेरिटरी सेक्टर देगा। आया समझ में? तो ये 3 सेक्टर होता है। आ गया बात समझ में? ठीक, चलो आगे। अब देखो इसी में डिफरेंसेस वही सेम चीज़ लिखे हैं डिफरेंसेस में। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और टेरिटरी सेक्टर को जो है वो सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज से किया जाता है, ठीक है? और यहाँ जो है प्राइमरी सेक्टर में जो सामान बना उसको प्रोडक्ट में बदला जाता है। उसको क्या किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज मतलब प्रोडक्ट में बदला जाता है और टेरिटरी सेक्टर इन दोनों को चलाने में सपोर्ट करता है। टेरिटरी सेक्टर इन दोनों को चलाने में सपोर्ट करता है। ठीक है? इसके बाद आ गया आगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस इट मेनली इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब काम आएगा जैसे कि कोई भी खेती-बाड़ी करना, कृषि करना, फ़ॉरेस्टेशन मतलब कि वन वन हो गया, माइनिंग हो गया, फिशरी यानी कि मछली पालन हो गया, एनिमल्स यानी कि कोई भी आपका बकरी पालन, मत्स्य पालन सब चीज़। इसमें क्या आएगा? इसमें आपका इंडस्ट्री और फार्म्स आएगा और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्टोर स्टोर का मतलब वेयर हाउस स्टोर का मतलब वेयर हाउस ये सब इसमें आएगा, ठीक? इसके बाद इट इज़ अनरिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, ये ऑर्गेनाइज़्ड होके चलता है, ये भी ऑर्गेनाइज़्ड है और टेक्निकल चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड और ट्रेडिशनल होता है।
इसमें लेबर रिक्वायर्ड नहीं होता है उतना, डिवीज़न ऑफ लेबर रिक्वायर्ड नहीं होता है। यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होता है और यहाँ तो कॉम्प्लेक्स एकदम चाहिए ही चाहिए। ठीक है? मतलब एकदम अच्छे खासे लोग चाहिए, पढ़े-लिखे लोग चाहिए। देखो यहाँ समझ लो, प्राइमरी सेक्टर के लिए उतना ज़्यादा मतलब कि बँटवारा नहीं भी होगा, कम चल जाएगा। यहाँ पे चाहिए, लोग चाहिए, पढ़ा-लिखा, एजुकेटेड लोग, ट्रेनर चाहिए और यहाँ पे तो भाई और ज़्यादा चाहिए। ठीक है? यही चीज़ है ये। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे समझना है आपको, डबल काउंटिंग क्या होता है? अब देखो डबल काउंटिंग क्या होता है हम समझा रहे हैं। जब कभी भी हम लोग नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, खासकर प्रोडक्ट मेथड में। कौन-सा मेथड में? प्रोडक्ट मेथड में। जब प्रोडक्ट मेथड से जब हम लोग कभी भी नेशनल इनकम जब हम लोग निकालते हैं, तो क्या होता है ना, कई बार जब हम लोग कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस जब कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस एक से अधिक बार जोड़ देते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय जब कभी भी किसी अमाउंट को एक से ज़्यादा बार जोड़ देते हैं, तो उसी को डबल काउंटिंग बोलते हैं। डबल काउंटिंग मतलब 2 बार गिन दिए, एक से ज़्यादा बार अगर काउंटिंग कर दिए, तो वो होता है डबल काउंटिंग। और अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये डबल काउंटिंग होता क्या है? और सर प्रोडक्ट मेथड में ही ये क्यों पाया जाता है? देखो, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है ना, जब कभी भी किसी भी गुड्स को बनाया जाता है ना, तो वो कभी भी कोई भी गुड्स एक स्टेप में नहीं बनता है। वो गुड्स कई प्रोसेस से गुजरने के बाद बनता है। जैसे अगर हम बोले, ये जो हम अभी कपड़ा पहने हैं ना, ये कपड़ा एक ही बार में नहीं बना था। ना, 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 बिल्कुल नहीं। ये कपड़ा कई प्रोसेस से होके गुजरा। कई प्रोसेस से होके गुजरा, तब जाके ये कपड़ा फाइनल बना जैसे अभी हम पहने हैं इसको। अब आप बोलोगे कि सर कैसे? सपोज़ कर लो ये कपड़ा यहाँ मेरा तक पहुँचा है और मेरा तक ये जो कपड़ा पहुँचा है, ये कई प्रोसेस से होके गुजरा है। कई प्रोसेस से होके गुजरा, तब मेरे पास ये आया। मतलब कंप्लीट हुआ ये बन के। कैसे? बताते हैं। हो सकता है सबसे पहला जो है, एक जो मेरा कपड़ा बना, सपोज़ कर लो ये अगर ऊन का है, सपोज़ कर लो कपास का है, तो सबसे पहले खेती में इसका कपास का खेती हुआ। सबसे पहला कपास का खेती हुआ, फिर कपास का खेती होने के बाद इसको कहाँ लाया गया? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आया। फैक्ट्री में क्या एक ही बार ये कपड़ा बना? नहीं। फैक्ट्री में इसको क्या किया होगा? सबसे पहला प्रोसेस में इसको धोया गया होगा, इसमें से गंदा-उंदा हटाया गया होगा, धोया गया होगा, साफ किया गया होगा, सुखाया गया होगा। हो गया, धो दिए, साफ कर दिए, सुखा दिए, प्योर हो गया। अब इसको इसके बाद इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में भेज दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस जो मेरा कपास था, कपास को पीट-पीट के साफ कर के धागा में पिरोया गया। कपास को किसमें पिरोया गया? धागा में। अब देखो लंबा-लंबा, लंबा-लंबा धागा मिला। नेक्स्ट प्रोसेस में इस धागा को एक कपड़े में बूँद दिया गया। किसमें बूँद दिया गया? कपड़ों में बूँद, थान जिसको बोलते हैं ना, कपड़ों में बूँद दिया। अब बुनने के बाद एक और स्टेप में गया होगा, जहाँ इसका रंगाई-उंगाई, कलर-उलर चढ़ाना वो हुआ होगा। फिर आगे जाकर के ये फाइनल कपड़ा एक जगह बना होगा और कपड़ा बना होगा मतलब इसका सिलाई-उलाई हुआ होगा। इसके बाद और भी स्टेप है। सिलाई-उलाई होने के बाद हो सकता है कि इसका ब्रांडिंग हुआ, इसमें लेबलिंग चढ़ाया गया, इसमें जो भी लोगो-वोगो लगवाना है, जैसे ये पीछे में देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से होता है ना, ऐसे लोगो-वोगो चढ़ा, तो इसको बोला जाता है लेबलिंग, लोगो, ब्रांडिंग, ये सब हुआ होगा। इसके बाद जाकर के ये फाइनल मेरा गुड्स कंप्लीट हुआ। बाप रे! इतना प्रोसेस से गुज़रा, इतना प्रोसेस से, एक बार में नहीं बना। अब अगर ये इतने प्रोसेस से ये गुड्स मेरा बन गया है, तो बताओ हर प्रोसेस में उस गुड्स का कोई प्राइस होगा कि नहीं? देखो, जब खेतों में कपास उगाया होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा। फिर उसको जहाँ धो के साफ-सूफ किया गया होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा। फिर जहाँ उसको धागा बनाया गया होगा, वहाँ भी खर्चा हुआ होगा। जहाँ पे इसको बुना गया होगा थान में, वहाँ भी हुआ होगा। जहाँ पे इसका कटाई-उटाई, रंगाई-उंगाई हुआ होगा, वहाँ भी खर्चा हुआ है। फिर जहाँ इसको कपड़े में सिलाई किया है, वहाँ भी खर्चा है। फिर जहाँ पे ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग हुआ है, वहाँ भी खर्चा है और फाइनली लास्ट में मेरे पास सामान बन के आया। तो ये अलग-अलग प्रोसेस से गुज़रा है, तो क्या इन सब में कुछ ना कुछ इसका खर्चा नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। यहाँ कुछ खर्चा हुआ होगा, यहाँ कुछ खर्चा, यहाँ कुछ खर्चा, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ। तो जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर मान लो हम लोग यहाँ का प्राइस को अगर जोड़े, तो यहाँ से पहले इसका प्राइस को जोड़ दिए और अगर यहाँ का प्राइस को जोड़े, तो इससे पहले इन दोनों के प्राइस को जोड़े और अगर यहाँ का प्राइस को जोड़े, तो यहाँ का प्राइस को जब जोड़ेंगे, तो भाई इसको भी फिर यहाँ पे जोड़ेंगे। इसको पहले इस मतलब जो इसको है, इसको यहाँ भी जोड़े और इसको फिर यहाँ भी जोड़ दिए। तो एक ही गुड्स को एक से ज़्यादा बार जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं सर। इसी को बोला जाता है डबल काउंटिंग और ये तब होता है जब वो गुड्स लंबे प्रोसेस से गुजरता है। इसलिए जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे,
तो ये देखा जाता है कि जो डबल काउंटिंग हुआ है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का काउंटिंग ना करें। सर क्या होगा अगर डबल काउंटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज का काउंटिंग कर दिए तो नेशनल इनकम गड़बड़ा जाएगा, नेशनल इनकम ज़्यादा बता देगा, जबकि नेशनल इनकम उतना था नहीं। इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक? तो सर ठीक है, अगर डबल काउंटिंग को अवॉइड करेंगे तो सर कैसे अवॉइड करेंगे? सबसे पहले डबल काउंटिंग का थोड़ा थ्योरी सुन लो। देखो क्या बोल रहा है डबल काउंटिंग में, व्हेन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज इंक्लूडेड मोर देन वंस, इसको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज इंक्लूडेड मोर देन वंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय किसी गुड्स को एक से ज्यादा बार जोड़ देते हैं तो वो डबल काउंटिंग मेरा कहलाता है। The problem of double counting arises while calculating national income under the production method or the value added method. In the production process, a commodity has to go through a number of processes in order to be final product. Final product बनने तक वो कई प्रोसेस से गुजरता है। And added value in added to each process, और जैसे जैसे प्रोसेस से बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसमें वैल्यू ऐड होते जाएगा। In every process of production, the value of the same commodity is included more than once because of the additional value. अब इसीलिए उसके गुड्स के वैल्यू को हम लोग जोड़ देते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड डबल काउंटिंग। ड्यू टू दिस द नेशनल इनकम कैनॉट बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड। इसके कारण नेशनल इनकम को एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट द डबल काउंटिंग कैलकुलेशन। यही कारण है कि डबल काउंटिंग को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब सर डबल काउंटिंग को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? अगर डबल काउंटिंग हो गया तो उसको कैसे खत्म करेंगे, या डबल काउंटिंग से बचने के लिए कितना तरीका है? दो तरीका है। सबसे पहला फाइनल प्रोडक्ट मेथड, या तो आप उस गुड्स का फाइनल प्राइस को डायरेक्ट कंसीडर करना, जो कि किया जाता है। हमेशा नहीं बोलते हैं, जब कभी भी हम जीडीपी का डेफिनेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं? एक साल में एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका फाइनल अमाउंट, फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फाइनल प्रोडक्शन ले लेना। या दूसरा उसका वैल्यू एडेड ले लेना, हर प्रोसेस में जो वैल्यू ऐड हुआ है उसको लेना। ठीक है, वैल्यू ऐड का मतलब होता है जो भी फाइनल गुड्स है उसमें से कॉस्ट को घटा देना। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, वही चीज समझाए हैं। फाइनल प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है कि गुड्स का जो है वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का मेथड लेना, यानी गुड्स का जो फाइनल प्राइस होगा उसी को लेना। ठीक है, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद का लेना, फाइनल प्राइस को लेना। वो कैसे निकलेगा? तो फाइनल प्राइस मेरा हम लोगों का देखो निकलेगा, जो टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड्स को, तो गुड्स का फाइनल प्राइस निकल जाएगा। दूसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है कि जो वैल्यू ऐड हुआ है उसको लेना। वो कैसे निकलेगा? जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है, जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है उसमें से कॉस्ट को घटा देना, कॉस्ट को घटा देंगे तो जो वैल्यू एडेड हुआ है वो निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये तरीका होता है हम लोगों का, दो तरीका होता है डबल काउंटिंग को दूर करने का। ठीक है, हो गया एक मेथड खत्म। सबसे बड़ा मेथड है क्योंकि उसमें काफी सारा चीज को बताना पड़ गया वीडियो लंबा हो गया बहुत। चलो दूसरा मेथड हम लोगों का होता है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड सेम है, इनकम मेथड तो और इजी है। इनकम मेथड मतलब सिंपल है गुरुजी। हमारे देश के अंदर हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग जहाँ से भी पैसा कमाए हैं, चाहे सैलरी से कमाए, रेंट से कमाए, इंटरेस्ट से कमाए, डिविडेंड से कमाए, प्रॉफिट से कमाए, सैलरी से कमाए, कमीशन से कमाए, सरकार हम लोग को पैसा दिया, सरकारी पैसा नहीं, ट्रांसफर पेमेंट नहीं होता है। हम लोग जो भी पैसा कमाए हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में या कहीं भी काम करके, रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, जो भी पैसा कमाए हैं उन सबको जोड़ देंगे, प्लस जो विदेशों से जो पैसा मिला है उसको भी जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम हम लोगों का निकल जाएगा बाय द मेथड ऑफ इनकम। इनकम मेथड, यहाँ प्रोडक्ट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है इनकम का। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड। ठीक है ना, देखो वही चीज लिखे यहाँ पे, इनकम मेथड इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और इनकम मेथड ना कई बार पूछ चुका है बोर्ड में। ठीक है, अंडर दिस मेथड द नेट सोर्सेस ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू द पेमेंट्स मेड बाय वे ऑफ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइजेज with a country in a accounting year in lieu of their
प्रोडक्टिव सर्विसेज। देखो हम पहले भी आप लोग को कल के वीडियो में बताए थे ना, सिंपल बात है कि यहाँ पे कोई भी जो डोमेस्टिक सेक्टर है, जो फैमिली सेक्टर है, हम सभी डोमेस्टिक सेक्टर, फैमिली सेक्टर में सिर्फ हम नहीं आएँगे, हम सब आएँगे, भारत के सब लोग जो यहाँ रहते हैं, हम सभी लोग कहीं न कहीं काम किए। अब कहीं न काम किए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है या तो हम लेबर के रूप में काम किए होंगे या तो फिर उसमें लैंड दिए होंगे, अपना कैपिटल दिए होंगे, कुछ ना कुछ तो कहीं काम किए। काम करने के बाद हम लोग को वहाँ से पैसा मिला। अब वो पैसा या तो हम लोगों को किस फॉर्म में मिला है, वेजेस के रूप में मिला, या तो रेंट के रूप में मिला, या इंटरेस्ट के रूप में, या प्रॉफिट के रूप में, या डिविडेंड के रूप में, किसी भी रूप में मिला। वो सारा पैसा और जो विदेशों से पैसा मिला है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का नेशनल इनकम निकल जाएगा। वही बोले व्हेन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए इज एडेड टू द नेट डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीआई और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वी गेट नेशनल इनकम। यही चीज ऊपर बोल रहा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, नेशनल इनकम निकालने के लिए दो फॉर्मूला, या तो एक नॉर्मल फॉर्मूला से बन जाना डायरेक्ट, या तो फिर एक स्टेप वाला फॉर्मूला। ये देखो ये नॉर्मल फॉर्मूला। नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? नेशनल इनकम बोले तो एनआई कैसे निकालेंगे? तो सिंपल बात है गुरुजी, जो भी पैसा हम सभी लोग कमाए हैं, कहाँ से कमाए? या तो फिर वेजेस के रूप में कमाए, रेंट के रूप में कमाए, इंटरेस्ट के रूप में कमाए, डिविडेंड के रूप में कमाए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से कमाए, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा है, पब्लिक सेक्टर सरप्लस है, या मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। ये सारा पैसा यहाँ से यहाँ तक जब जोड़ देंगे ना, तो ये हम लोगों का आ जाएगा नेट डोमेस्टिक इनकम है। ये हमारे देश का इनकम है। और इसमें प्लस कर देंगे नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड यानी एनएफआईए। एनएफआईए एनएफआईए तो हम लोगों का क्या निकल करके आ जाएगा? नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। अगर इसको स्टेप में तोड़ना है तो ये जो वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब जो आया, इन सबको अलग से निकाल देना, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अलग से निकालना। ये निकालने के बाद एनएफआईए को जोड़ देना तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अब देखो इसी फॉर्मूले को स्टेप में बताए हैं, या तो ऊपर वाला फॉर्मूला या देखो उसी फॉर्मूले को स्टेप में बताएं। सबसे पहला नेट डोमेस्टिक इनकम निकाल लेना, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेना। ये बोर्ड मेरा हिल रहा है बहुत ज्यादा, गिरना नहीं भाई। सब चीज देखो वही है, वेजेज वगैरह जो भी चीज है सब चीज जोड़ दिए। फिर नेशनल इनकम निकालने के लिए ये जो एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आया, उसमें हम, अरे भाई माइनस गलती से लिख दिए, प्लस है, यहाँ गलती से लिखा गया। इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा, जैसे ये मान लो मेरा रेंट है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इसको हम कई बार चाहें तो इन सबको डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस बोल सकते हैं। अगर कई बार क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखना मन करे तो इसके जगह आप अगर चाहे तो यहाँ इन सब के जगह आप ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख सकते हो। ऑपरेटिंग सरप्लस और इन सब का अमाउंट एक जगह जोड़ के आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसका रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का, ठीक है। चलो हो गया फॉर्मूला। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठा रहे हैं, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो कैलकुलेशन, यहाँ दो चीज बोले हैं, कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोलो या जिसको क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम यानी कि एनआई। तो देखो भाई अभी हम लोग क्या बोले, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या? हमारे देश में हम लोग कितना पैसा कमाए हैं, हम लोग को कितना पैसा मिला। अब चाहे वो पैसा कहीं से भी मिला है, तो सबसे पहले उन सारे पैसे, देखो यहाँ आइटम्स लिखे हैं और यहाँ रुपया है करोड़ में, तो देखो क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। देखो क्या करेंगे, रेंट मिला 4000 करोड़, वेजेस मिला 8000 करोड़, डिविडेंड मिला 2000 करोड़, इंटरेस्ट मिला 3000 करोड़, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2000 करोड़, मिक्स्ड इनकम 300 करोड़, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी 500 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स 300 करोड़, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 1100 करोड़। कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में भी होगा, कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में होगा, घबराना नहीं। तो बताओ, अगर हमको पहले निकालने बोला है डोमेस्टिक इनकम यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये रेंट से लेकर के कहां तक, रेंट से लेकर के कॉर्पोरेट टैक्स तक, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ करके मेरा क्या निकल करके आ जाएगा, निकल करके आ जाएगा नेट डोमेस्टिक इनकम, यानी 4000 प्लस 8000 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 300, जोड़ देंगे तो निकल करके आ जाएगा नेट डोमेस्टिक इनकम। अब जोड़ के जितना आया
उसमें हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का नेशनल इनकम भी आ जाएगा। क्लियर है? देखो सेम ऐसा ही किए हैं। सबसे पहले देखो निकाल लिए डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोलो या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सारा चीज को जोड़ लिए, रेंट से लेके कॉर्पोरेट टैक्स तक आया कितना? 15,600 करोड़। 15,600 करोड़। फिर यहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम निकाले। नेशनल इनकम बोलो या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलो। इसमें डोमेस्टिक इनकम ये जो ऊपर आया है 15,600 करोड़, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,100 करोड़ जोड़ दिए तो ये 16,700 करोड़ हम लोगों का निकल के आ गया। आया समझ में? बस ऐसा ही है। अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बना देना, बस फॉर्मूला ही तो याद रखना है। ठीक है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सा प्रिकॉशंस हमको ध्यान में रखना है। प्रिकॉशंस मतलब सावधानी, यानी आंख मूंद के हर इनकम को नहीं जोड़ देंगे। ठीक है? प्रिकॉशंस कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का प्रिकॉशंस बताओ। चलो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का क्या क्या प्रिकॉशंस है, तो सबसे पहला याद रखना, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड गुड्स। ओल्ड गुड्स का मतलब होता है सेकेंड हैंड गुड्स। ओल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? सेकेंड हैंड गुड्स। याद रखना सेकेंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के जो कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिला, उसको जोड़ेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट एडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। याद रखना। ट्रांसफर पेमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछता है ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। याद रखना ट्रांसफर पेमेंट को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है हम कल भी बताए थे इससे पहले के वीडियो में। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट जो गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को करता है। जैसे सरकार वृद्धा पेंशन दे रहा है, सरकार सरकार वृद्धा पेंशन देता है, सरकार विधवा पेंशन देता है, सरकार छात्रवृत्ति देता है, बेरोजगारी भत्ता देता है, महंगाई भत्ता देता है, पेंशन देता है सरकार। तो ये सब जो पैसा सरकार देता है उसके लिए उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। ठीक वही बोल रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स जैसा ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धा अवस्था पेंशन, विडो पेंशन यानी कि विधवा पेंशन, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, अनएम्प्लॉयमेंट अलोवेंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता। इसके बाद यूनिलेटरल पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट क्या होता है? अगर ये गवर्नमेंट है, ठीक, और गवर्नमेंट अपने देश के पब्लिक को जो पैसा देती है, यही कहलाता है यूनिलेटरल, वन साइडेड पेमेंट, जो गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को दे रहा है। ठीक है? बदले में हम लोग कुछ नहीं देंगे, ये नहीं कि हमको दिया तो हम भी देंगे, नहीं। ये होता है यूनिलेटरल पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक, कई बार यूनिलेटरल पेमेंट भी लिखा हुआ रहता है तो उसको घबराना नहीं, उसको देख के। तीसरा नंबर पे सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। अगर किसी तरीके का कोई शेयर एंड बॉन्ड्स यानी कि अगर किसी तरीके का कोई सिक्योरिटीज, अगर आप कभी भी किसी कंपनी का शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स खरीद बेच रहे हो तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। रॉन्गली अर्नड इनकम, रॉन्गली अर्नड इनकम मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा। अगर आप कहीं पे चोरी करके, कहीं पे डाका डाल के, किसी को लूट के, किडनैप करके, फिरौती मांग के अगर आप पैसा कमाए हैं, जुआ खेल के, तो उन पैसे को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद कंटीजेंट बेनिफिट्स, अगर आपको कोई इमरजेंसी बेनिफिट हो गया, जैसे आप कहीं जाकर के कोई लॉटरी जीत गए, सपोज कर लो लॉटरी जीत गए, तो उसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद आगे आता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए ना प्रोडक्ट मेथड में इनडायरेक्ट टैक्स को घटाए थे। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों सर? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स एक तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किए थे तो उस समय वो ऑलरेडी हो गया उसका काम, इसलिए उसको दोबारा नहीं जोड़ेंगे। ठीक है? इसके बाद आता है आपका डेट, इसके बाद आता है आपका डेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा, इन सबको भी नहीं जोड़ेंगे। इम्पोज्ड और एस्टिमेट रेंट, अगर कोई घर है जहां आप नहीं रहते हो, किराए पे नहीं दिए हैं, उस घर पे खुद हैं तो उसका पैसा नहीं जोड़ेंगे। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज, हम बताएं सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को ऐड करेंगे, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को ऐड करेंगे, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है? याद रखना सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को ऐड करेंगे, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है? आगे
नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट टैक्स इन इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को जो है वो शामिल किया जाता है। एक ही चीज होता है, कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स शामिल करेंगे, ट्रेवलिंग अलाउंस को शामिल नहीं करेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस को शामिल नहीं करेंगे। इतना प्रिकॉशंस है रिगार्डिंग इनकम मेथड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इतने चीजों को याद रखोगे, ठीक है। चलो अब लास्ट मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड इनकम एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम निकालने का लास्ट मेथड है। इनकम मेथड मतलब सिंपल है, सॉरी, एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम निकालने का लास्ट मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में ये बोला जाता है ना कि किसी भी देश के अंदर एक साल में जितना पैसा खर्चा किया है, जितना पैसा खर्चा किया है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, यानी कि ये देखो, एक कंपनी अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाया, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बना के मार्केट में बेचा, इन चीजों को खरीदने में कस्टमर्स जितना भी पैसा एक्सपेंसेस किया है, हम सभी लोगों का जो खर्चा है, उन सारे खर्चे को नेशनल इनकम में जोड़ दिया जाता है। उन सारे खर्चे को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। देखो वही बोला, इट इज द थर्ड एंड फाइनल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। Under this method, national income is calculated on the basis of means of final expenditure, जो फाइनल खर्चा हम लोग करते हैं। Under this method, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब इन चीजों पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसको शामिल किया जाता है। आया समझ में मेरा बात? और ये बराबर होगा, क्योंकि बताए थे ना, बताए थे प्रोडक्शन बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, इसीलिए तो बोले थे ना, इसीलिए तो बोले थे ना कि भाई ग्रोस डोमेस्टिक, या तो फिर ऐसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर होगा ग्रोस डोमेस्टिक इनकम बराबर होगा ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो इसी चीज को देखो यहाँ पे आगे बोले हैं। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला इसका ये रहा, इसका फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला सिंपल आछे, उतना कुछ नहीं करना। सबसे पहला भाई कि हम लोग कितना पैसा खर्च किए हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हम लोग कितना पैसा खर्चा किए हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी, कितना किए खर्चा, चाहे वो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए किए हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए हुआ है, कितना खर्चा किए, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा है, आयात निर्यात का खर्चा है, जितना भी खर्चा किए उन सब लोग, या नेट एक्सपोर्ट होता है ना, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। तो इसमें इसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो निकल जाएगा मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो आ गया यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डिप्रिसिएशन घटा के। अब जो आया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो पैसा मिला उसको जोड़ देंगे, तो हम लोगों का नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड निकल करके आ जाएगा। आया समझ में इस चीज को? ठीक है, आया ना समझ में? बस इतना ही चीज तो याद रखना है, बस खत्म हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड में प्रिकॉशंस अगर नहीं याद करना है भी तो छोड़ सकते हैं, वो नहीं पूछता है। अब देखो एक शॉर्ट समरी है, जो भी चीज हम लोग पढ़े उन सबका यहाँ क्या है भाई साहब, शॉर्ट समरी है। देखो एक एक करके हम समझाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करना आप लोग। देखो जी, 3 मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड, या जिसको, एक मिनट, दिख रहा है ना, हाँ, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है हम लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो भाई प्रोडक्ट मेथड में तो सबसे पहले हमको निकालना होगा जीडीपीएमपी, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको निकालेंगे यार। देखो सबको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे यहाँ, तो जीडीपीएमपी आ गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन को। ये देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ये देखो हम लोग का आ गया यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद देखो यहाँ से ये डेप्रिसिएशन को घटा दिया, किसको घटा दिया, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ना, ऊपर करते हैं, किसको घटा दिया यहाँ से, वो डेप्रिसिएशन को घटा दिया। ऐड देखो यहाँ है, यहाँ आ गया ये जीडीपी एमपी, यहाँ पे देखो माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन को, तो निकल करके आ गया हम लोगों का एनडीपीएमपी। अब एनडीपीएमपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और जोड़ देंगे अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी मिला है तो उसको, तो निकल करके आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, एक मिनट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया यहाँ पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे जोड़ देंगे जो विदेशों से पैसा मिला है,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो निकल करके आ जाएगा मेरा नेशनल इनकम, या जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, ऊपर जो फॉर्मूला हम आप लोगों को समझाएं उसी फॉर्मूले को यहाँ पे एज ए समरी के रूप में बताए हैं। ठीक है, यह देखो इनकम मेथड है, जितना भी इनकम मिला है उसको जोड़ेंगे, नॉट नेट डोमेस्टिक इनकम आएगा, उसमें प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मेरा नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से देखो एक्सपेंडिचर मेथड, जितना भी खर्चा किए हैं उन सारे खर्चे को जोड़ देंगे, तो मेरा निकल जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, जो आएगा उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे, तो ऐसा करने से मेरा यहाँ पे नेशनल इनकम मेरा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इस चैप्टर में आप लोगों को समझना था। तीनों मेथड्स क्या होता है, तीनों मेथड्स का क्या मतलब होता है, तीनों मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, हर चीज हम आप लोगों को बता दिए, एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवा दिए। अब आप बोलोगे कि सर बुक में तो बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया है, हाँ देने दो, एग्जाम में इतना न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप निष्फिक्र रहो, हम नेशनल इनकम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का निकाल रहे हैं, सारा का सारा न्यूमेरिकल, मॉडल पेपर का सारा न्यूमेरिकल, और हम आप लोगों को एग्जाम से पहले 8 से 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। उतना न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेना, नेशनल इनकम आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अभी आपका मन करे तो हम जो फॉर्मूला सब समझाएं उसके बेसिस पे नेशनल इनकम का प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर छोड़ दो, एग्जाम से पहले हम खुद इसका तैयारी करवा देंगे। ठीक है, चलो हो गया हम लोगों का फाइनली पहला यूनिट नेशनल इनकम खत्म हो चुका है। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के ऊपर 4-5 चैप्टर है, तो 4-5 वीडियो में खबर करेंगे, और जैसे अभी वीडियो कंटिन्यूसली आ रहा है वैसे ही वीडियो कंटिन्यूसली आएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का आपसे ज्यादा टेंशन हमको है। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 8-10 दिन के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म कर दे, जैसे इंग्लिश का खत्म कर दिए हैं तो कर देंगे, टेंशन नहीं लो, बस आप लोग पढ़ो। एमसीक्यू का वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा, कंटेंट बन के रेडी हो चुका है, बस हमको वीडियो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू भी जरूर कर लेना, ताकि आपका एग्जाम में और ज्यादा हाई स्कोरिंग मार्क्स आ जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हम लोगों का टारगेट 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने का है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करो, शेयर करो, और जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो। ठीक है, बाय, टेक केयर।